फिर से स्वागत है आप दोस्तों आपका हमारे वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान। देखिए इसमें हमने पिछले वीडियो में पाठ 6 पढ़ लिया था और पाठ ये था राजस्थान के प्रमुख शासक। वीडियो के अंत में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे जो कि पाठ्य पुस्तक में ही दिए हुए हैं। और क्वेश्चन वो ये थे कि राजपूताने का करण कहा जाता है, अर्थात राजपूताने का करण की संज्ञा किनको दी गई है, और इसका राइट आंसर है महाराजा राय सिंह को। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, और इसका राइट आंसर है महाराणा कुंभा ने। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 7 है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। आप जानते हैं कि देश में आज़ादी से पूर्व राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र पर राजाओं का और जागीरदारों का अधिकार था, लेकिन जो राजा थे वो भी अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ चुके थे। और उसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसे किसान आंदोलन हुए जिनसे अंग्रेज़ों के साथ साथ राजाओं को भी थोड़ा परेशान होना पड़ा। राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों की अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों और राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से और जागीरदारों ने यह राशि किसानों से वसूली। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए। देखिए यहीं से राजस्थान में किसान आंदोलन की जो नींव पड़ी, जो बीजारोपण हुआ, वो यही एक सबसे बड़ा कारण था कि ये जो सहायक संधि हुई अंग्रेजों की और राजाओं की, इस सहायक संधि में क्या था कि अंग्रेज लोग राजा को सहायता उपलब्ध करवाएंगे उनके राज्य की रक्षा के लिए, और इसमें अंग्रेज अपनी सेना भी रखेंगे। उससे क्या हुआ कि जब राजाओं को अपने राज्य की रक्षा का दायित्व से मुक्ति मिल गई कि आपका राज्य तो अब सुरक्षित है, यदि कल को कोई पड़ोसी राज्य भी आक्रमण करेगा तो ये अंग्रेज लोग सहायता करेंगे, तो उनका ध्यान सिर्फ ऐशो आराम पर ही गया, क्योंकि राज्य के विस्तार और मजबूत करने पे तो था नहीं। तो जब ऐशो आराम पे गया तो खर्च होना ही था, क्योंकि आप एक तरफ तो अंग्रेजों को लगान भी नगद रूप में दे रहे हो, दूसरा अपने ऐशो आराम भी कर रहे हो। तो राजा उस राशि को प्राप्त करने के लिए क्या किया, उन्होंने जागीरदारों पर लगान बढ़ा दिया। अब जागीरदार किससे लेते थे? जागीरदार लेते थे अपने क्षेत्र में रहने वाले किसानों से। और जागीरदारों ने जब किसानों पर वो बढ़ाया लगान, तो क्या हुआ, उससे उससे जागीरदारों और किसानों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और राजस्थान में कई जगह किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों की। जब किसान आंदोलन की बात हो और सबसे पहले बिजोलिया का ही नाम आएगा, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध किसान आंदोलन रहा है। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया आंदोलन कितने वर्ष तक चला? 44 वर्ष तक चला। और सबसे बड़ी विशेषता ये कि पूर्णतः अहिंसक भी रहा। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है और तत्कालीन मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। और यहाँ जो आंदोलन करने वाली जो प्रमुख जाति थी वो धाकड़ जाति थी। यह आंदोलन 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण था 1897 से 1914 तक, यानी इसकी शुरुआत कब से हुई? 1897 से हुई। दूसरा चरण था 1914 से लेकर 1923 तक, और तीसरा चरण था 1923 से लेकर 1941 तक, जब तक कि यह आंदोलन समाप्त नहीं हो गया। 1897 में राव प्रसन्न सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लगाने या लागतें ली जाती थी। किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरे पटेल ने क्या किया कि मेवाड़ के महाराणा से राव कृष्ण सिंह की शिकायत की कि ये हमसे ज़्यादा लगान वसूल कर रहे हैं। नाराज कृष्ण सिंह राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौरी कर लगा दिया।
देखिए चौरी क्या क्या होता था कि उस ठिकाने में जितने भी परिवार होते थे जो अपनी पुत्री का विवाह करते थे, पुत्री की विवाह पर उनको 5 रुपए ठिकानेदार को देने पड़ते थे। इस 5 रुपए देने की जो लगान थी, इसको बोलते थे चौरी प्रथा या चौरी कर। किसानों के विरोध के बाद चौरी कर माफ कर दिया गया। राव कृष्ण सिंह की जब मृत्यु हो गई तो पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंदी की लागत लगा दी। यानी कृष्ण सिंह के बाद कौन बना? पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बना। तलवार बंदी क्या लागत होती थी कि जब कोई नया राजा बनता था तो वो कमर में एक प्रतीकात्मक रूप से, जब राज्याभिषेक उसका होता था ठिकाने पर, तो प्रतीकात्मक रूप से वो क्या करता था, अपनी कमर में एक तलवार बांधता था। उसको बोलते थे तलवार बंदी प्रथा। और इस तलवार बंदी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि पूरे ठिकाने की जो प्रजा थी उससे लागत ली जाती थी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान पृथ्वी सिंह ने सन 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिल गया। किसानों ने पृथ्वी के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया, गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें उन्हें पुनः दिलवा दी और एक नए लंबे संघर्ष के बाद ये आंदोलन समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से इस आंदोलन में विजय सिंह पथिक भी काफ़ी प्रभावशाली रहे, माणिक्यलाल वर्मा रहे, जमनालाल बजाज भी रहे, और इसके अलावा कुछ महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में सहयोग दिया, जिनमें थी अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा। इन्होंने प्रमुख योगदान भी दिया। अगला आंदोलन है बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन, देखिए जब ये प्रारंभ हुआ तो उससे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हो चुका था और उसी से ही उत्साहित होकर के बेंगू के किसानों ने भी इस आंदोलन को प्रारंभ किया और यहाँ के जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से राम नारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। ठीक है, ट्रेंच आयोग जो है, ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। एग्जाम में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेंच आयोग किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया है, बेंगू किसान आंदोलन है, नीम मुचना किसान आंदोलन है, या शेखावाटी किसान, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो बेंगू किसान आंदोलन से ट्रेंच से संबंधित रहा है। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने एवं गांव वालों को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। देखिए ये दो शहीदों के नाम है, पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में कि किस आंदोलन में शहीद हुए थे, रूपाजी और कृपाजी धाकड़। क्योंकि हमने पहले पढ़ा अभी बिजोलिया किसान आंदोलन में जो धाकड़ जाति थी उसमें ज़्यादा भाग लिया था, तो इसके आधार पर ये नहीं समझ लें कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ बिजोलिया किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। ये हुए थे बेंगू किसान आंदोलन में। कई किसान घायल हो गए और कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें माफ कर दी गई और बेगार प्रथा पर भी रोक लगा दी गई। अगला किसान आंदोलन है बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनूराम और रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लागबाग और बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोलियां चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए।
बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। अगला किसान आंदोलन है अलवर किसान आंदोलन या नीमू चाणा किसान आंदोलन। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि सरकार ने क्या किया, सुअरों को मारने पर रोक लगा दी। और ये सुअर क्या करते थे, इनके खेतों में जाते थे और पूरी फसल को ये नष्ट कर देते थे। 1925 में अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमू चाणा गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोलियां चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां, बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया, अनेक पशु जलकर मर गए। और गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा, या उससे भी विभत्स घटना थी ये, जलियांवाला बाग से भी। अगला किसान आंदोलन है सीकर किसान आंदोलन। सीकर जो था जयपुर राज्य का एक बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। यानी कौन नए ठाकुर बने, कल्याण सिंह। और जो इनसे पूर्व जो ठाकुर थे उनकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु पर जो भी खर्च हुआ उस खर्च को वसूल करने के लिए इन्होंने क्या किया, लगान में वृद्धि कर दी। इससे ये जब लगान में वृद्धि हुई तो इससे किसान काफ़ी नाराज हो गए और वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं करी। किसानों ने इसका विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु हताश किसान नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। हाउस ऑफ कॉमन्स में देखिए ये जो लंदन की जो सरकार है, जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा चलते हैं ना, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा के इक्विवेलेंट थी। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा और लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। अगला किसान आंदोलन है शेखावाटी किसान आंदोलन। इसका भी वही कारण था, मनमानी लगान वृद्धि करना। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोड, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। ये ठिकाने थे उस समय। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। डूंडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों और किसानों के बीच समझौता करवाने के काफ़ी प्रयास किए, किंतु यहाँ का जो स्थायी समाधान है वो देश की आज़ादी के बाद ही हो पाया था। अब है अन्य किसान आंदोलन। ये प्रमुख किसान आंदोलन थे। इसके अलावा भी छोटे बड़े किसान आंदोलन होते रहे और उनमें कुछ ऐसी घटनाएं रही जो किसान आंदोलनों में काफ़ी प्रभावी रही। सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबडा में लगान लाग बाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए तो उन्होंने बंदूकें, तलवारों और भाले से इनके पर प्रहार करवाए, जिससे कुछ किसान मर भी गए, कुछ काफ़ी गंभीर घायल हो गए। ये थी प्रमुख बातें किसान आंदोलनों की। अब हम बात करते हैं जनजाति आंदोलन की। राजस्थान में भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर इत्यादि प्रमुख जनजातियां रहती हैं और दक्षिण राजस्थान में तो भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज चिन्ह में तो इनका चित्र भी अंकित है। जयपुर आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है। दक्षिण में तो भील ज़्यादा है और जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति बहुत ज़्यादा है। परंतु समय के फेर से क्या हुआ कि ये जो बहादुर जातियां थी ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ने लग गई। अब आपको ध्यान हो कि महाराणा प्रताप के सहयोग करने वाले में भील, या यूँ कह दें कि मेवाड़ के महाराणाओं का सहयोग करने वालों में भील जनजाति का
काफ़ी इनका सहयोग रहा है। अंग्रेज काल में इन जातियों का शोषण प्रारंभ हो गया। अब है भील आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने बेगार और अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया और 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुद्ध पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर करके गोलियां चलवा दी। इससे क्या हुआ, बहुत सारे आदिवासी हजारों की संख्या में मारे गए। ये कब की घटना है? ये 1913 की घटना है, मानगढ़ पहाड़ी पर। ये मानगढ़ पहाड़ी वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इसे भगत आंदोलन भी कहते हैं। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। पहले गोविंद गुरु, दूसरे नेता है मोतीलाल तेजावत। चित्तौड़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार लगाने, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहा गया। यानी एकता पर बल दिया इसलिए एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मोतीलाल तेजावत ने प्रारंभ किया। सीधा सीधा प्रश्न उठ के आता है कि एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए। महाराणा को 21 सूत्री मांग पत्र दिया गया। कितने सूत्री मांग पत्र दिया गया? 21 सूत्री मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है। इसको दूसरा नाम क्या दिया गया? मेवाड़ की पुकार। यानी मेवाड़ की जनता पुकार के कह रही कि हमारी 21 मांगे पूरी करो। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली, यानी 21 में से 18 मांगे मान ली गई महाराणा के द्वारा। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पंड्या और हरिदेव जोशी को भी जाता है। ये भी आदिवासियों के प्रमुख नेता रहे हैं। अगला जनजातीय आंदोलन है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति स्थापना की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते और बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूल की जाने लगी और कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद कर दिया गया। ठीक है, कब की बात है ये? 1924 की। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी जनजातियों से संबंधित जो आपराधिक एक्ट, जो अधिनियम बनाया गया, नियम बनाया गया, उसमें 12 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी पुरुष जाति के लोग थे उन सबको थाने में उपस्थिति के लिए पाबंद किया गया प्रतिदिन। इससे क्या हुआ कि मीणा जनजाति में असंतोष फैल गया। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयां, जरायम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। और आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ। कब हुआ जरायम पेशा समाप्त? 1952 में, देश आज़ाद होने पर हुआ। ये थे जनजातीय आंदोलन। अब हम बात करते हैं राजस्थान में प्रजामंडल की। देखिए प्रजामंडल क्या था? प्रजामंडल एक प्रकार से एक संगठन होता था जो कि राज्य में अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। प्रजामंडलों ने। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल का गठन किया गया। यानी ये सामान्य रूप से जनता के द्वारा प्रारंभ किए गए थे ताकि वो लोग अपने प्रशासन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चला सकें। इनमें पहला प्रजामंडल है मारवाड़ प्रजामंडल। जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी।
ठीक है, किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। कब? 1934 में। भंवरलाल सराफ इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में और मारवाड़ प्रजामंडल का 1934 में। ठीक है, प्रजामंडल पहले आया था और मारवाड़ लोक परिषद बाद में आया था। अगला प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल। 1931 में कपूर चंद, ये पारगी है एक्चुअल में, ये शब्द पाटनी आएगा। कपूर चंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ और जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1938 में जमनालाल बजाज ने इस जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की और बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने थे। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग थी। अगला प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला और स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका भी रही। अगला प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल। 1936 में मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। और अगला प्रजामंडल है कोटा प्रजामंडल। अभिन्न हरि, तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल में कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की इन्होंने मांग की। इन सभी रियासतों के साथ पूर्वी राजस्थान में राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समानांतर रूप से संचालित रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन में उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। यानी इनका प्रमुख कार्य क्या था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना। आपकी परीक्षाओं में सामान्यतः प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे, एक तो ये पूछ लेंगे प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, और दूसरा ये पूछेंगे प्रजामंडल के संस्थापक या स्थापक कौन थे, स्थापना का वर्ष और स्थापना किसने की, ये पूछेंगे सामान्य रूप से। आपको ये चीज़ें तो याद करनी ही करनी है।